जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है वो किसी और ही सूरत में पास आता है और ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। कंगना रनौत आखिरकार मनाली वापस चली गईं और जैसे ही प्लेन में बैठ रही थी उन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट में लिखा कि कहीं ना कहीं जो मुंबई है वो एक तरह से पीओके बन गया है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक तरह से मुंबई को देखा जा रहा है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनजीत सिंह जी, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से कंगना रनौत ने ट्वीट कर दिया और कहा कि मुंबई जो है वो किसी भी पीओके से कम नहीं है, और ये बात को जो है साबित कर दिया है शिवसेना वालों ने। देखिए, शिवसेना वालों ने जिस तरीके से मुंबई के अंदर ऐसा इनसिक्योरिटी का माहौल खड़ा कर दिया है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंगना रनावत को जो सिक्योरिटी दी गई है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी होम मिनिस्ट्री भारत सरकार को कि कंगना रनावत की लाइफ को थ्रेट है, खतरा है, उसके कारण उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी है। ये कोई रहमो करम के कारण नहीं दी, इसकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। और रही बात महाराष्ट्र की सरकार की, तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत, पता आपको आदित्य ठाकरे जो उनके बेटे, उन्होंने LLB कर रखी है, लॉ कर रखा, और वो कानूनी दाव पेच जानते हैं। और उन्होंने जब ये मामला CBI तक नहीं पहुंचा था उस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मीटिंग किया करते थे शिवाजी पार्क में, और जिस दिन मीटिंग की थी ना उनसे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंदे कह रहे थे सुशांत को तो बाईपोलर डिसऑर्डर उनके गूगल सर्च में आया हुआ है, गूगल सर्च किया करता था सुशांत सिंह राजपूत। ये सारे खेल वहाँ से चलाए जा रहे थे। और बताऊँ आपको, कभी भी मुंबई पुलिस इतने दबाव में काम नहीं करती, लेकिन ये सब CM ऑफिस से उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, और पुलिस वाले तो नौकरी कर रहे हैं अपनी। अब बांद्रा का जो DCP है वो पहले दहिया था और उसने पहुँचअप किया। उसके बाद में जो अभिषेक त्रिमुखे था, अभिषेक त्रिमुखे को ये कोरोना बता रहे हैं, लेकिन ये कोरोना उसको हुआ है या डॉक्टरी रिपोर्ट बना करके उसे चुपचाप लिटा दिया, इस बात की पता ही नहीं है किसी को। ये क्या गेम कर रहे हैं सारे के सारे। और जहाँ तक कंगना रनौत का सवाल है, देखो वो तो वीरांगना है, मणिकर्णिका है, उसने तो इस देश में ये दिखा दिया है, राजपूत की बेटी है वो, और उसमें ज़बरदस्त दम है, और उसके जैसा दम तो शायद बॉलीवुड में किसी के अंदर नहीं है। आपको बता दूं, गैंगस्टर से उसको लॉन्च किया था महेश भट्ट जी ने, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये नहीं देखा कि भाई महेश भट्ट ने मुझे लॉन्च किया है तो उसके मैं कुकर्मों को ना ध्यान रखूं। ये ध्यान रखे उसने, ये बताया कि इसने मुझे चप्पल फेंक के मारी थी, वो इंसिडेंट भी बताया उसने। और जहाँ तक सबसे बड़ा विषय जो है, कंगना रनौत ने देखो 99% ड्रग्स की बात की। कुछ लोगों को लगेगा ये बेतुकी बात कर रही है, लेकिन आपको पता है वो बेतुकी बात नहीं है। 47 नाम तो आज NCB के पास पहुंच चुके हैं, और इसमें अब आप देखिए सारा अली खान का नाम आया है, इसमें रकुल प्रीत सिंह का नाम आया है। आपको पता है सारा अली खान का एक वीडियो अभी आया है जिसमें वो सुट्टा लगा रही है, सिगरेट लगा रही है। ये पता कब का है? केदारनाथ फिल्म की जो शूटिंग चल रही थी ना, तो वो शूटिंग वैसे तो केदारनाथ में हुई थी, उत्तराखंड के अंदर, लेकिन उस शूटिंग का बहुत सारा कुछ पार्ट जो है लोनावाला के अंदर हुआ था। मुंबई से 80 किलोमीटर दूर है वही लोनावाला, जहाँ पे बिग बॉस का हाउस था, सेट था, लेकिन अब नहीं, अब तो गोरेगांव फिल्म सिटी के अंदर है। और वहाँ पर वो सुट्टा मार रही है, तो उसे ये जो ड्रग्स है, इसकी जो चैट है, इसको अगर आप देखेंगे कुछ ड्रग पेडलर्स के वो कॉन्टैक्ट में थी वहाँ पर। तो लेकिन अब NCB को ये काम करना पड़ रहा है, यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को करना पड़ता है, जो कि भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। लेकिन ये काम करना किसको चाहिए था? ये काम करना चाहिए था मुंबई पुलिस को। लेकिन मुंबई पुलिस को ये आदेश थे कि वो वहाँ पे ड्रग पेडलरों को इस तरह से चीज़ें निकालें, लेकिन वो नहीं थे उनको। और आजकल इनके हवाइयाँ उड़े हुए हैं, पता अभी ये एयरपोर्ट से इंडिया छोड़ करके भाग रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चल रही, तो भागने किस लिए भाग रहे हैं? एक नई बात बता रहा हूँ आज, डिटॉक्स ट्रीटमेंट होता है एक। वो क्या है कि आपका जो है ना, अब डिटॉक्स ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है, अगर उसको आपको दे दिया जाए तो आपके अंदर से ड्रग का असर खत्म हो जाता है। यानी टेस्ट अगर आपका करेंगे ना, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करवाएंगे, तो आपके उसमें ड्रग्स नहीं आएगा। लेकिन एक हेयर ड्रग टेस्ट है, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, और मैं NCB के अधिकारियों तक की बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हेयर ड्रग टेस्ट है, हेयर फॉलिकल्स आप काट लीजिए और उनका टेस्ट कीजिए। 90 दिन बाद भी ये बता देगा कि इसके अंदर मेटाफिन लिया था, कोकीन लिया था, या मरिजुआना लिया था, MDMA लिया था, PCB लिया था, कौन सा ड्रग्स लिया था। और आज आपको एक बात और बता दूं मैं, है जानकारी के लिए आपके, कि जो इसका जो NCB का एक्ट है, जिसमें कम से कम 10 साल की सज़ा है। अगर इस एक्ट में आता है आदमी, क्यों सज़ा है पता आपको? इसके अंदर क्वांटिटी के आधार पे, यानी कि कितना लिया इस आधार पे सज़ा होती है। उसमें 2 क्वांटिटी हैं, स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी से अगर नीचे रह जाए, जैसे मान लीजिए कोकेन है 2 ग्राम अगर आपने लिया है, 2 ग्राम की क्वांटिटी लॉ में डिसाइड कर रखी है, 1985 में लॉ बना था, तो आपको 1 साल तक की जेल। अगर 2 से लेकर 100 तक है तो सीधी 10 साल की जेल, 10 तक की मैक्सिमम जेल। और अगर मैं कमर्शियल क्वांटिटी को क्रॉस कर जाए, यानी 200 ग्राम को क्रॉस कर जाए ना अगर कोकेन, तो फिर उसको सीधी 20 साल की जेल। आप देखिए कमाल की बात, इतना ज़बरदस्त एक्ट। और पता है किस आधार पर है?
इसकी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की भी अपनी संस्था है, इसमें 186 देशों ने साइन कर रखे हैं उस पर। प्रिवेंशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग करके वो जो संस्था चलती है। और आपको बता दूं, एक यूरोप के अंदर भी ड्रग्स पकड़े गए थे। आपको बता दूं, इन जितने भी ड्रग्स के रैकेट है ना यस भाई, वो सारे के सारे इंटरनेशनल रैकेट है। ये जो इंडिया के सबसे बड़े पेडलर हैं उनमें तो इम्तियाज़ खत्री, मैं आपको पिछले इंटरव्यू में भी जानकारी दे चुका हूँ, इसका नाम आया हुआ था, क्योंकि ये क्या है, इसकी क्रिकेट की टीम भी है इस बंदे की। ड्रग्स का मामला तो बहुत लंबा चल रहा है अभी। जो कई 25 बॉलीवुड जो कलाकार हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो लिखाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मुंबई में एक महिला जो है उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि उसने अगर कुछ हक के लिए, सही के लिए कुछ कहा है तो उसका ऑफिस तोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से गुंडा राज तो चल ही रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक पुराना सॉन्ग था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो उसी की लाइन पे, अगाड़ी बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को जेसीबी चलवाई। तो मेरे भाई, एक उर्दू में कहते हैं कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है, और ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो क्या समझते हो, उससे बच के चले जाओगे? आज पता है एनसीपी और कांग्रेस ने तो सुपारी ली हुई है इस शिवसेना को ख़त्म करने की। अरे किससे गठबंधन किया रे तुमने? शरद पवार पता है कौन? बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करवाया था उसने, पता किस बात के लिए? 1992 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसके लिए अरेस्ट करवाया 2000 में, 8 साल बाद। बाला साहब ठाकरे की गिरफ्तारी करवाने वाले से आपने गठबंधन किया। और इतना ही नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो, शिवसेना ने वहाँ पर 95 में सरकार बनाई, तो बाला साहब ठाकरे अपने परिवार का कभी भी वहाँ पे वो नहीं बनाया करते थे। अपने परिवार का कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बना। नारायण राणे बने चीफ मिनिस्टर, मनोहर जोशी बने, लेकिन उनके परिवार के नहीं बने। वो तो खुद इलेक्शन में लड़ते थे। 96 में उन्होंने शिवसेना स्टार्ट की थी, क्योंकि मार्मिक नाम का एक वीकली निकालते थे, वो एक समाचार पत्र निकालते थे। वो इतना पॉपुलर हुआ था वहाँ पे मार्मिक कि लोग उसको पत्र लिख करके अपने दुख दर्द बताया करते थे। तो बाला साहब ठाकरे उन दुख दर्द को सॉर्ट आउट किया करते थे। सॉर्ट आउट मतलब उन मजदूरों तक के यूनियनों तक जाते थे। तो उन्होंने शिवसेना नाम का संगठन बनाया कि ये लोग मेरे पास इतनी समस्याओं के लिए आते हैं, क्यों ना मैं एक पॉलिटिकल संगठन बनाऊँ। 1966 में शिवसेना बनी। उसके बाद में वो मराठियों के अधिकारों के लिए लड़ने लगी, और उस धीरे धीरे करते करते, क्योंकि वो आइडियोलॉजी मानती थी वीर सावरकर की, वो आइडियोलॉजी मानती थी छत्रपति। लेकिन अब सब खत्म हो गया। देखिए, शिवसेना का जो नाम है ना मेरे भाई, शिवसेना, इस छत्रपति शिवाजी के नाम से जो है शिवसेना लिया है। ये हम जानते हैं, आज सारा कुछ खत्म हो गया। शिवसेना के जो शिवसेना का वो तो डिमोरलाइज हो चुके हैं, क्योंकि जिस पार्टी के साथ इनका गठबंधन है वो क्या कर रहे हैं, वो तो छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा बता रहे हैं। इतिहास की पुस्तकों में पढ़वा रहे हैं लोग, ऐसा लिखा है उसमें। और महान सम्राट थे वो। और मैं बता दूं आपको, आज मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं। 1761 में ये लोग हमारे पानीपत के अंदर आए थे यहीं पे। पता है इनकी मदद, ये यहाँ पे लड़ाई लड़ी मराठों ने। मदद उस समय देखो कितनी सामाजिक समरसता थी, कितना आपस में प्रेम था, कि भरतपुर की जो रियासत थी, उन लोगों ने हारे थके हुए, जो कमज़ोर हो चुके और लाचार हो चुके और घाव खाए हुए मराठों को भरतपुर में शरण दी। 40,000 मराठा, पूरी मराठा सेना को शरण दी, और शरण देकर उनका इलाज करवाया, उन्हें खाने पीने को दिया, उनको ओढ़ने को कंबल दिया, और अपनी सेना की टुकड़ी भेज करके भरतपुर तक उनको सुरक्षित महाराष्ट्र तक पहुंचा के आए, और उनको यहाँ ज़मीन भी दी। और आपको बता दूँ, भरतपुर के उसी सम्राट ने 1761 में मराठे जिन मुगलों से हार गए, तो उन्हीं मुगलों को कहाँ हराया, दिल्ली के शाहदरा के अंदर। और 9 सितंबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि महाराजा सूरजमल अकेले हिंदू सम्राट थे जिसने दिल्ली के मुगल सम्राट को हराया, ऐसा कोई नहीं कर पाया आज तक। ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों ने, हमारा जो कहते हैं ना कि जो है यहाँ पर सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। आएंगे सारे मकान जद में, अब आ रहे हैं ना ड्रग्स के जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। और आपको बताऊँ यस भाई जी, ये इतने सारे खेल चल रहे हैं वहाँ पे, इनको लड़ना किससे चाहिए था, लड़ किससे रहे। अरे मेरे भैया, कंगना राणावत को तो तुम लोगों ने, पता है उसको तो 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, उसे जो है पद्मश्री जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। तो भारत का सम्मान, इतने बड़े सम्मान जिसको मिल चुके हैं, बुलडोजर चलाओगे उस पर तुम? अरे क्या करने जा रहे हो भाई? शिवसेना की जो तुम्हारी आइडियोलॉजी थी उसको तुम भूले। तुमने संजय राउत जी और तुमने जो जमीर बेच दिया, अपना स्वाभिमान बेच दिया,
फिर बचा क्या तुम्हारे पास में, बताइए आप मुझे। उद्धव ठाकरे जी जो है आप जो है ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, जो वहाँ की जो पार्टियाँ होती हैं वीआईपी पार्टियाँ, ऐसी कोई पार्टी इसमें सारी वीआईपी पार्टियों में आदित्य ठाकरे जाता, कौन कहता? मैं नहीं कह रहा, नीलेश राणे कहता इस बात को। नीलेश राणे नारायण राणे के बेटे, इनके साथ रह चुके, इनसे दोस्ती थी, उठना बैठना था। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा यश भाई, ऐसे नहीं चला करती इस सियासत। शिवसेना फिनिश हो चुकी है, उसका जो है क्रियाकलाप खत्म हो चुका है, सिद्धांत से समझौता किया है उसने। और संजय राउत, उद्धव ठाकरे और शिवसैनिकों को मैं चाहता हूँ कि सारे शिवसैनिक एक मीटिंग बुलाएं, और वो मीटिंग आज एक विशेष प्रपोजल बता रहा हूँ, वो मीटिंग बुलाएं। उस मीटिंग में सारे शिवसैनिक बैठे, 50% से ज़्यादा शिवसैनिक यदि तैयार हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे को बर्खास्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है, मैं जानता हूँ उनका ठाकरे परिवार के प्रति सम्मान है। ऐसा हो चुका तमिलनाडु में, वो तमिलनाडु वालों ने शशिकला को बर्खास्त किया था ना, AIADMK ने, वो आधे से ज़्यादा की मीटिंग हो गई। अगर आधे से ज़्यादा मेंबर किसी पार्टी के तैयार हो जाते हैं, वो साइन कर देते हैं, चुनाव आयोग मान लेता है। और मैं शिवसेना को कहना चाहता हूँ, भैया मुक्ति पाओ इस पाप से, और ऐसे फजीयत मत करवाओ। तुम्हारे तो इतना सम्मान था, तुमने उसका बुलडोजर चलाया, तुमने तो फिरोज शाह कोटला की पीछे खोज के दिखाई थी, तुम तो पाकिस्तानी कलाकारों को वहाँ आने नहीं दिया करते थे। तुम्हारे डर के मारे तो जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड भाग गया, तुम्हारे डर के मारे तो दाऊद इब्राहिम दुबई छोड़ के भाग गया, तुम्हारे डर के मारे तो जो मुंबई के सारे ड्रग पेडलर्स इधर उधर भागते फिर रहे थे, तुम्हारे डर के मारे मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट बंद हो गए, तुम्हारे डर के मारे तो जो है बॉलीवुड में राष्ट्रवाद आ गया। तो शिवसेना की सरकार आने के बाद देशभक्ति की फिल्में बनी, गदर बनी, इंडियन बनी, सन्नी देओल का करियर चमका, क्योंकि उन दिनों में अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया तो देशभक्तों का करियर चमकने लगे, तुम्हारे कारण। अब मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि दोबारा से उसी दिन को लाइए, और जो शिवसेना के जो हमारे प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, जिनका पूरे भारत में एक एक कोने में आदर था, जिनको हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि मिली है, उसके सपनों को यदि पूरा करना है तो भैया इन ड्रग पेडलों को, ड्रग माफियाओं को दूर हटाइए, इनका गलत समर्थन करना बंद कीजिए आप। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।